हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 113 यानी अनुच्छेद 113। इसमें क्या बताया गया है कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो क्या है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स? नंबर 1, so many of the estimates are relates to expenditure charged upon the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either house of parliament of any of those estimates. Number 2, so many of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have power to assent or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. Number 3, no demand for a grant shall be made except on the recommendations of the President. Article 114, संविधान का अनुच्छेद 114, अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक। अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक। Number 1, as soon as may be after the grants under Article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all monies required to meet A, the grants so made by the House of the People, and B, the expenditure charged on the Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament. Number 2, no amendment shall be proposed to any such bill in either House of Parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final. Number 3, subject to the provisions of the articles 115 and 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under the appropriation made by law passed in accordance with the provision of this article. ये इंग्लिश में तो हो गए दोनों, आर्टिकल 113 एंड 114। अब मैं इसका हिंदी में बताती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 और 114 को पढ़ूंगी। 113 में कहा गया है कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया।
नंबर 1, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। नंबर 2, उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, जो भी भारत सरकार के जो भी खर्चों से संबंधित जो प्राक्कलन हैं, एस्टिमेट्स हैं, वो क्या हैं? वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। अनुदानों की मांग, जो ग्रांट्स हैं, उनकी डिमांड्स के रूप में, और लोकसभा को शक्ति होगी कि वे किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। ये लोकसभा के पास शक्ति है कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। नंबर 3, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तीसरी बात क्या है कि ये जो अनुदान की मांग है वो राष्ट्रपति जब सिफारिश करेंगे तब जाके उस पर निर्णय लिया जाएगा, तब जाके उस पर निर्णय होगा। नंबर अनुच्छेद 114, संविधान का अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक। अब ये विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक वे है लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र भारत की संचित निधि में से जो अपनी एक भारत सरकार की निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, उसमें से, भारत की संचित निधि में से नंबर का लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की ओर, उनमें से ग्रांट्स दिए जाते हैं। नंबर खा, भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। यानी इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों, यानी दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय, यानी ज़्यादा, तो जितना जो संविधान में बताया गया कि इतना ही खर्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा उस निधि को, संचित निधि को खाली नहीं करना है, तो उस दशा में उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। यानी इसमें जब इस तरह की जब परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं तब उसको, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाएगा संसद में। नंबर 2, इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने, अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा जब भारत सरकार की संचित निधि से कोई भी अनुदान दिए जाते हैं तो उसमें या तो अनुदान के लक्ष्य को बदलने, यानी कोई उद्देश्य होता है अनुदान देने का, तो उस लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में संसद के किसी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड में अधीन अग्राह्य है या नहीं। पीठासीन कौन है? पीठासीन, जो भी उसका अध्यक्ष है, पीठासीन अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो अंतिम होगा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं, वो इसका निर्णय लेगा पीठासीन। नंबर 3, अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 16 के उपखंडों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।
तो ये अनुच्छेद क्या बताते हैं? ये अनुच्छेद हमें बताते हैं वार्षिक वित्तीय संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया और 114 विनियोग विधेयक। कल मैं बात करूंगी अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में। अनुच्छेद 115 में बताया गया है। तो दोस्तों ठीक है, हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कल मैं मिलती हूँ नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।